सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने परिवार नेवरीशर में हार्दिक स्वागत करता हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। तो साथियों हो जाओ तैयार आज के राजस्थान की जलवायु को पढ़ने के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कल का चैलेंज क्वेश्चन इसीलिए नहीं दिया ताकि पता चल सके कि कौन कौन चैलेंज क्वेश्चन को गंभीरता से ले रहे हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर, देखते हैं किस प्रकार राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और राजस्थान की जलवायु में और भी कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। हो जाएं तैयार, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। साथियों आज अपना रहेगा राजस्थान की जलवायु, और राजस्थान की जलवायु को अपन लोग शुरू करें। पार्ट फर्स्ट है वो कल डाला जा चुका है और आज अपन राजस्थान की जलवायु में पार्ट सेकंड की चर्चा करने वाले हैं। अब ये जो पार्ट सेकंड रहेगा, इससे पहले जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो प्लीज उसको देखें। उसमें अपन ने ये बात की कि क्लाइमेट होता क्या है, जलवायु कहते किसे हैं और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, यानी जलवायु जो उसको कंट्रोल करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। जैसे कि अपन ने बात की जो अक्षांश स्थिति है वो प्रभावित करती है। अक्षांश स्थिति उससे टेम्परेचर प्रभावित होता है, टेम्परेचर से प्रेशर होता है, प्रेशर से क्लाइमेट पूरा हो जाता है। उसके बाद फिर अपन ने बात की कि समुद्र तट से दूरी, जो स्थान समुद्र से जितना ज्यादा दूर होगा उस स्थान पर उतना ही ज्यादा प्रभाव स्थल भाग का पड़ेगा, और स्थल भाग का जहां प्रभाव देखा जाता है उसे कहा जाता है साथियों महाद्वीपीयता का प्रभाव। और जल भाग पे जो प्रभाव देखा जाता है जल भाग के निकट वाले क्षेत्रों में उसे कहा जाता है महासागरीयता का प्रभाव। चूंकि राजस्थान वो दूर है समुद्र तट से, चाहे अपन कच्छ के रण से बात करें, खंबात की खाड़ी से बात करें और चाहे अपन बंगाल की खाड़ी से बात करें, तो राजस्थान की स्थिति अपेक्षाकृत दूर है। और दूर है इसी कारण राजस्थान जो है उसके ऊपर महासागर का कोई ज्यादा प्रभाव देखा नहीं जाता। ये भी कारण है क्लाइमेट को प्रभावित करने वाला। तो यही तो कारण है ना कि महाद्वीप जो होते हैं उनके आंतरिक भागों की जलवायु विषम होती है और तटीय भागों की जलवायु कैसी होती, सम होती। तटीय भागों में जलवायु सम रहेगी और जैसे जैसे अपन आंतरिक भागों में चलते चले जाएंगे वैसे वैसे जलवायु विषम होती चली जाएगी। तीसरा पॉइंट फिर अपन ने देखा कि समुद्र तल से ऊंचाई, जो भाग जितना ज्यादा ऊंचा होगा वहां पर टेम्परेचर उतना ही कम होगा। चाहे अपन कहीं की बात कर ले, भूमध्य रेखा के पास में। और सर कैसे हैं आप? हमारी टेक्निकल टीम के मेंबर हैं, वो थोड़ा बीच में देखने के लिए आए हैं कि कैसा क्या चल रहा है अपना कैमरा। सही चल रहा है, बिल्कुल ओके है ना? आप लोगों का साथ यूं बने रहे। अब अपन बात कर रहे थे कि तीसरा जो कारक है वो कौन सा है, समुद्र तल से ऊंचाई। जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी टेम्परेचर उतना ही ज्यादा क्या होगा, कम होगा। कोई स्थान भले मर्जी भूमध्य रेखा पर क्यों नहीं है, अगर वो ऊंचा ज्यादा है तो वहां पे भी तापमान कम होगा। किलिमंजारो चोटी भूमध्य रेखा पर है, बावजूद उसके वो बर्फ से ढकी रहती है। क्यों? क्योंकि वो ऊंचाई पर। अपन बात करें हिमालय, आखिर क्या वजह है कि हिमालय के अंदर नाम ही हिमालय है, बर्फ की चोटियां हैं। क्योंकि विश्व के जितने भी पर्वत हैं उन पर्वतों में सबसे ज्यादा जो ऊंचा पर्वत है वो कौन सा, हिमालय। और ऊंचाई पे जाएंगे तो टेम्परेचर कम होते 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 एक स्टेप ऐसे आ जाएगी कि तापमान 0 डिग्री पे पहुंच जाएगा, और 0 डिग्री पे पहुंचने का मतलब वहां पे बर्फ जम जाएगा। उसके बाद फिर अपन ने बात की धरातल की प्रकृति। धरातल पथरीला भी हो सकता है, धरातल रेतीला भी हो सकता है। रेत जो होती है वो शीघ्र गर्म हो जाती है, शीघ्र ठंडी हो जाती है। यही तो कारण है कि पश्चिमी राजस्थान है उसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा पाया जाता है। दक्षिणी राजस्थान कर्क रेखा के पास में, अपेक्षाकृत भूमध्य रेखा के भी पास में ही है उत्तरी राजस्थान की तुलना में। बावजूद दक्षिणी राजस्थान के अंदर टेम्परेचर कम पाया जाता है। दक्षिणी राजस्थान की जलवायु पश्चिम और उत्तरी राजस्थान की तुलना में काफी हद तक सम जलवायु। ऐसा क्यों? क्यों? समुद्र के पास
ऊपर वाले स्थान समुद्र से दूर है, थोड़ी ज्यादा दूर है। दूसरी बात, वहां का धरातल है वो कैसा है, वहां का धरातल है वो पथरीला धरातल, वहां प्राकृतिक वनस्पति ज्यादा पाई जाती है, उसी प्राकृतिक वनस्पति के कारण वहां की जलवायु शांत, वहां पर वायुमंडल के अंदर आर्द्रता पाई जाती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में वायुमंडल में आर्द्रता नहीं पाई जाती। उसके बाद पवनों की दिशा है, मानसूनी हवाएं हैं, महासागरीय धाराएं हैं, ये सारी सी बातें जो क्लाइमेट को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगी और इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि कहा था किसी ने कि सरस्वती के भंडार की एक अनोखी बात, जो जो खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। यानी ये तो सरस्वती का भंडार है, इसे तो आप जितना ज्यादा खर्च करेंगे, जितना ज्यादा फैलाएंगे, उतना ज्यादा ही ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। अपने तक सीमित नहीं रखें, अपनी क्लास को पहुंचा दें। और मैं मेरी इस नेवरी परिवार के अंदर जितने भी आज 765 सदस्य अभी तक जुड़े हुए हैं, उन सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप इसी प्रकार जुड़े रहें और हमारा हौसला है वो बढ़ाते रहें, क्योंकि आप लोग जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया कि नेवरी से कुछ अच्छा ही करवाएंगे, एक बार पुनश्च आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं आज की क्लास को अपन शुरू कर देते हैं। तो साथियों, आज की क्लास अपन शुरू करें, तो आज की क्लास को शुरू करें। कल अपन ने बात की थी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों, हमने उसमें ये जाना कि अपना राजस्थान है, इसका दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में, और बाकी जो राजस्थान है वो उपोष्ण कटिबंध में शामिल होता है। आज अपन जानेंगे कि राजस्थान के अंदर इस जलवायु की जो ऋतु है, आइए कितनी है और कैसे। ऋतु क्या है? मौसम अल्पकालिक दशाओं का योग था। मौसम को क्या पढ़ा था कल अपन ने? यानी मौसम क्या था? मौसम वातावरण की अल्पकालिक दशाओं का योग था, जबकि जलवायु क्या थी? जलवायु वातावरण की दीर्घकालिक दशाओं का योग थी। लेकिन जब ये वातावरण की दशाएं कुछ महीनों के लिए बन जाती हैं, 3-4 महीनों के लिए, 5 महीनों के लिए, उस वाली स्थिति को साथियों क्या कहा जाता है? ऋतु कहा जाता है। मौसम अल्पकालिक दशाओं का योग है, जलवायु दीर्घकालिक दशाओं का योग है, और कुछ महीनों के लिए जो वातावरण की दशाएं बन जाती, चाहे वो तापमान बढ़ जाए, तापमान जब बढ़ जाता अपन कहते हैं कि गर्मी आ गई, तापमान कम हो जाता अपन कहते हैं सर्दी आ गई, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, वर्षा होने लग जाती है, अपन लोग कहते हैं कि वर्षा। तो ये ऋतु है। अगर अपन देखते हैं अपनी भारतीय संस्कृति तो 6 ऋतुएं हैं, लेकिन यहां अपन जलवायु के अकॉर्डिंग ऋतुओं की बात करें। अब ऋतु परिवर्तन जो होगा, ये ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण होता है। साथियों, पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, एक जिसे अपन कहते हैं दैनिक गति और दूसरी जिसे अपन कहते हैं वार्षिक गति। दैनिक गति में पृथ्वी केवल घूमती है अपने अक्ष पर, और उस अपने अक्ष पर घूमती है, इसी कारण अपन कह देते हैं कि सब दिनों रात बन रहे हैं, पृथ्वी घूर्णन कर रही है। लेकिन जैसा कि कल अपन ने देखा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, जिसे अपन परिक्रमण कहते हैं। जिसे अपन क्या कहते हैं? परिक्रमण, परिभ्रमण नहीं। पृथ्वी है, उसकी वार्षिक गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है साथियों, परिभ्रमण नहीं। और ये जो परिक्रमण है, ये क्या है? ये वार्षिक गति है। परिक्रमण क्या है? वार्षिक, जबकि परिभ्रमण क्या है? ये दैनिक। और जो वार्षिक गति है, तो कल जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि घूमते घूमते 4 स्थितियां बनती है, 4 तारीखें आप लोग याद रखें। एक समय सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर, और जिस समय सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, वो जो तारीख आती है साथियों, वो आती है 22 मार्च। अब मार्च में 0 डिग्री पर ये किरणें सीधी पड़ी, जिसे अपन विषुवत रेखा कह रहे हैं, जिसे अपन विषुवत कह रहे हैं। अब इसके बाद में सूर्य जो है वो उत्तरी गोलार्ध में चमकने लग जाता है। मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल के बाद में मई, और मई के बाद में जून, और 21 जून को
कितने जून को? 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कहां चमकती हैं? कर्क रेखा पर चमकती हैं। साथियों मैं आपको बता दूं यहां पे एक बात, ये आप देख रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा इसको बना के फिर जूम करता हूं। ये यहां आपको प्यारा सा इंडिया दिख रहा है, ये जो आपका इंडिया दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको ये अच्छे ढंग से दिखाई दे। ये आप देख पा रहे हैं, यानी 21 जो जून है, इस 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कहां चमकती हैं? अपने कर्क रेखा। और जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर और 23 सितंबर को साथियों किरणें वापस से कहां चमकती हैं? भूमध्य रेखा। और सितंबर के बाद में अक्टूबर, अब सूर्य क्या हो रहा है? अब सूर्य दक्षिणायन हो रहा है। और सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी अपन यूं कह सकते हैं कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। कहां पर? तो अपना उत्तर आएगा 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं मकर रेखा पर। हाँ, तो अपने बात चल रही थी, गौर करेंगे मेरी बात पर। 22 दिसंबर को सूर्य कहां सीधा चमक रहा? मकर रेखा पर। अब अपने इंडिया को देखो, आप कौन से गोलार्ध में है? इंडिया है जी उत्तरी गोलार्ध में, ठीक बात है। तो जैसे ही 22 मार्च को सूर्य चमकता है भूमध्य रेखा पर, लंबवत पड़ रही है किरणें। 22 मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून। अब मार्च के बाद में मुझे बताओ, क्या उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत चमक रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल चमक रही हैं। तो मार्च से ही अपने पास सूर्य आने लग जाता है, और आने लग जाता है, यही तो वजह है ना कि मार्च के बाद में अपने यहाँ पे गर्मियां शुरू हो जाती हैं। अप्रैल में गर्मी क्योंकि सूर्य और ज्यादा पास में आया, मई में गर्मी और ज्यादा पास में आया, और जून में तो बहुत ज्यादा गर्मी क्योंकि सूर्य अब भारत के बीचों बीच कर्क रेखा पर चमक रहा है। आपको मैं बता दूं कि जब अपने यहाँ गर्मी हो रही होती है उत्तरी गोलार्ध में, उस समय ऑस्ट्रेलिया में ठंड पड़ रही होती है। क्यों? क्योंकि वहां से सूर्य काफी दूर है। जून के बाद में फिर जुलाई, वापस से सूर्य भूमध्य रेखा की ओर आ रहा है। अगस्त, सितंबर, और सितंबर में वापस भूमध्य रेखा पर चमकता है। और सितंबर के बाद में अपने यहाँ सर्दियां शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य दूर जा रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर में अपने बहुत ज्यादा सर्दी होती है। क्यों होती है? क्योंकि सूर्य अपने से अधिकतम दूरी पे बना हुआ है। और इसी समय यहाँ ये जो ऑस्ट्रेलिया आता है, यहाँ पे गर्मी पड़ रही होती है। अब एक बात और देखना साथ साथ, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून होता है। तो अपने भारत में भी सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून। जब दिन लंबा है तो रात क्या हो जाएगी? छोटी। तो मैं यहां एक साथ दोनों बातें लिख सकता हूं। छोटी रात कब होती है? 21 जून। और ये 21 जून, अब जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में दिन और रात की अवधि बराबर। 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं? बराबर। अब जैसे ही सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिन और रात बराबर है। अब जैसे जैसे अपन सूर्य दक्षिणायन जाएगा, वैसे वैसे उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि छोटी, दिन की अवधि छोटी, और इधर आते आते 22 दिसंबर के दिन, किस दिन? 22 दिसंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी जो होती है, सबसे छोटा जो होता है वो क्या होता है? दिन। और सबसे लंबी रात कब होती है? 22 दिसंबर को। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो यहां मैं दो प्रश्न बनाऊं। उत्तरी गोलार्ध में बोले तो अपने भारत में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून। और सबसे लंबी रात कौन सी होती है? 22 दिसंबर। जब लंबा दिन है तो छोटी रात है, और जब लंबी रात है उस दिन छोटा दिन है। तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को, 22 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर। अब जब सूर्य मार्च में यहां आता है तो मार्च से लेकर जून तक अपने भारत में क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। तो मार्च से लेकर जून तक भारत में कौन सी ऋतु होती है? मार्च से लेकर के जून तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है।
अब अपन आगे चलते हैं, देखें जरा मेरी बात को। जैसे ही अपन आगे जाएंगे वैसे ही यहां आप देख पाएंगे कि मार्च से लेकर के जून तक अपने यहाँ कौन सी ऋतु है, मार्च से लेकर जून तक अपने यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु। तो ऋतुओं के अंदर सबसे पहली ऋतु कौन सी आ गई, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बाद में दूसरे नंबर पे कौन सी ऋतु आ गई, दूसरे नंबर पे ऋतु आ गई वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु के बाद में तीसरे नंबर पे आ गई शीत ऋतु। अपन बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु कब से लेके कब तक है भाई, मार्च से लेके जून तक। यानी मैं यहां समय लिख सकता हूं मध्य मार्च से कब तक है, मध्य जून तक। फिर वर्षा ऋतु कब से लेके कब तक है, मध्य जून से कब तक, मध्य सितंबर तक। सितंबर पूरा ही हो जाता है, पूरा भी कर सकते हैं। अब सितंबर के बाद में अक्टूबर से लेकर के और ये जो मध्य मार्च है यहां तक जो ऋतु आती है वो कौन सी आती, शीत। इस शीत ऋतु में जो पहले वाली ऋतु रहेगी अक्टूबर से लेके और दिसंबर तक, उस ऋतु को कहेंगे शरद ऋतु। और दिसंबर से लेके मार्च तक जो ऋतु रहेगी इसे कहा जाएगा शीत ऋतु। आगे बात समझ में। यानी मार्च से लेकर के जून तक अपने यहां गर्मी है। जैसे ही सूर्य भारत में लंबवत चमकता है और लंबवत चमकेगा तब यहां टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर बिल्कुल लो हो जाएगा और उस समय वर्षा ऋतु का आगमन हो जाएगा, जिसकी विस्तृत चर्चा अभी अपन जब वर्षा ऋतु पढ़ेंगे इसके अंदर कर लेंगे। देखते चलिए, एक एक चीज को स्टेप टू स्टेप समझते चलिए। तो पहले साथियों अपन चर्चा कर रहे हैं कौन सी ऋतु की, ग्रीष्म ऋतु की। अब ग्रीष्म ऋतु कब से लेके कब तक है, चाहे राजस्थान के संदर्भ में बात करें और चाहे अपन भारत के संदर्भ में बात करें, ग्रीष्म ऋतु ये है मध्य मार्च से लेके जून तक। मध्य मार्च से लेके कब तक है, जून तक। देखते चलते हैं एक एक बात। ग्रीष्म ऋतु कब से लेके कब तक है ग्रीष्म ऋतु, अपना उत्तर आएगा ग्रीष्म जो ऋतु है ये मध्य मार्च से और कब तक है साथियों, मध्य जून तक। ठीक बात है। अब यहां राजस्थान जो अपना है, इस राजस्थान में गर्मियों के अंदर ये वाला जो राजस्थान है, ये मैं आउटलाइन बना दूं, इस वाले राजस्थान में तापमान की क्या होती है, तापमान की अधिकता होती है। तापमान की अधिकता कह सकते हैं, तापमान की अतिशयता कह सकते हैं। इस वाले राजस्थान में तापमान की अधिकता है और दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में और पूर्वी राजस्थान में अपेक्षाकृत तापमान क्या पाया जाता है साथियों, तापमान कम पाया जाता है। ठीक बात है। और इसी ग्रीष्म ऋतु में यहां तापमान की अधिकता है, तो यहां से एक प्रश्न बनने जा रहा है, गौर करना मेरी बात के ऊपर। एक शब्द आता है तापमान और एक शब्द आता है वायुदाब, और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। कैसे कम होता है समझिए। वायु दाब का मतलब क्या है, वायु दाब का मतलब है वायु का दाब, वायु का दाब। यानी वायु के द्वारा जो दाब लगता है, वायु के द्वारा जो भार पड़ता है, उस दाब को ही क्या कहते हैं, वायु। इसका मतलब क्या वायु के अंदर दाब है, हाँ जी वायु के अंदर दाब है, वायु में भी दाब होता है। कैसे मान ले अपन वायु में दाब होता है, वायु में भार होता है, मानना पड़ेगा। एक तो अपन करते हैं, दूध गर्म होते देखा है ना सबने,
तो के बाद देखा ही आप रोज नहीं देखा, कराई आप। दूध गर्म करते हैं अपन, ढक्कन लगाते हैं किसके ऊपर, किसी बर्तन के ऊपर, डेगची के ऊपर, टोपिया। जया जया दूध गर्म हुए, बया बया वो ढक्कन है, अब वो फड़फड़ाओ को नहीं है, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, कौन करेगी, करे नहीं। क्यों कर रहा है, क्योंकि नीचे से वायु है वो प्रेस कर रही है उसे, वो धक्का दे रही है, वो लगातार उसे उठाने की कोशिश कर रही है। यानी वायु में ताकत ही नहीं है तो फिर क्यों होगा ऐसा। और जब इसके विपरीत उदाहरण देखो, जब अपन अब गर्मियों में पानी है उसकी बर्फ बनाएंगे, फ्रीजर में अपन ने किसी बर्तन को रख दिया, किसी भी पात्र को, उसके ऊपर ढक्कन लगा के रख दिया, जैसे ही उस पानी की बर्फ बन जाएगी उसके बाद में वो ढक्कन उससे बिल्कुल चिपक जाएगा, जैसे 7 जन्मों का इसका बंधन। बेलन की दिए अलग हुए, क्यों, क्योंकि वहां वायु ठंडी होगी, तो ठंडी वायु जो होगी उसमें भार होगा और वो नीचे की ओर बैठेगी। जब नीचे की ओर बैठेगी तो उस स्थान के ऊपर वायु का दाब क्या होगा, अधिक होगा। जबकि गर्म वायु क्या होगी, हल्की होगी, और हल्की जब होगी वो, तो हल्की होके वो ऊपर उठने की कोशिश करेगी, ऊपर चलेगी तो वहां पे वायु का दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए मैंने कहा तापमान वायु दाब में उल्टा रिलेशन। अब मैं आपके सामने यहां ये कह रहा हूं कि मान लेते हैं कहीं पे अधिक तापमान है, तो वहां वायु दाब कैसा हो जाएगा साथियों, तापमान जब अधिक है तो वायु दाब क्या हो जाएगा, न्यून वायु दाब। क्यों हो जाएगा न्यून वायु दाब, क्योंकि भी मैंने बताया आपको जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर लो होता चला गया। तापमान बढ़ा, वायु गर्म हुई, हल्की होके वो वायु किधर उठ गई, ऊपर की ओर उठ गई, और ऊपर की ओर उठ गई। जब वहां वायु ही नहीं बची तो क्या वहां वायु दाब होगा, वहां वायु दाब बिल्कुल नहीं होगा। तो तापमान ज्यादा है, वायु दाब है वो कम है। इसके विपरीत में यहां लिख देता हूं कि मान लेते हैं तापमान जो है वो क्या है, तापमान है वो कम है। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वायु का दाब क्या हो जाएगा साथियों, वायु का दाब अधिक हो जाएगा। अब यहां एक चीज और समझ लें, यहां एक चीज ये समझ लें कि हवा, पवन, ये हमेशा जो चलेगी समीर, हवा पवन समीर, ये हमेशा चलती है किधर से किधर, उच्च वायु दाब से। किधर से, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर कैसे चलती है। मैंने कहा कि यहां पे वायु का दबाव बहुत ज्यादा है, यहां बहुत ज्यादा वायु है और यहां बहुत कम है। जब हवा को चलना होगा, हवा झपट्टा मारेगी तो किधर से किधर जाएगी, उच्च वायु दाब से न्यून वायु दाब की ओर। तो ये बातें याद रखना आपको इस पूरे क्लाइमेट वाले चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये बातें जब आपको याद रह जाएंगी तो मानसून अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, मानसून अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, अल्नीनो लालिनो इफेक्ट अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, आप चक्रवातों को समझ सकते हैं, आप प्रति चक्रवात को समझ सकते हैं, आप यहाँ भगुले जो चलता है अपने चक्रवात स्थानीय उसको समझ सकते हैं, आप आंधियों की गति को समझ सकते हैं, आप वज्र तूफान को समझ सकते हैं। तो याद क्या करना है, कुछ नहीं, इजी है कि टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर कम, टेम्परेचर कम प्रेशर ज्यादा, बस। और हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। देखते चलते हैं कैसे क्या होता है। अब साथियों यहाँ पे गौर करें मेरी बात के ऊपर। यहां आप देख पा रहे हैं कि अपने पश्चिमी राजस्थान में तापमान क्या है, पश्चिमी राजस्थान में तापमान अधिक है, और इसके मैंने आपको वजह बताई थी। प्रश्न आएंगे पेपर के अंदर, ठीक है, याद रखना। आजकल ऐसे प्रश्न आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक है या नहीं। तापमान अधिक क्यों है, पहली बात तो ये है रेतीली मिट्टी, ठीक बात। दूसरी बात यहां पे है अत्यल्प वनस्पति, वनस्पति की कमी,
तीसरी यहां की बात है शुष्क वायु, चौथी यहां की बात है मेघ मुक्त आकाश। और ये जो बातें आप देख रहे हैं साथियों, ये चारों ही बातें यहां पर तापमान की अधिकता का भी कारण है, और इसी जगह अगर मैं बात करूंगा तापांतर की अधिकता, मैंने यहां एक शब्द लिखा है तापांतर। तापांतर क्या है? तापांतर है किसी भी स्थान के उच्चतम तापमान और निम्नतम तापमान के बीच में जो अंतर है, इस अंतर को ही प्यारे साथियों क्या कहा जाता है? तापांतर कहा जाता है। मान लेते हैं आज अभी लगभग 12 बज रहे हैं, आज 12 बजे से लेकर के और कल के 12 बजे तक मैं टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता हूं, तो एक बार टेम्परेचर पहुंच गया 35 डिग्री पर और एक बार टेम्परेचर पहुंच गया 4 डिग्री पर। तो ये जो 35 और 4 के बीच में अंतर है, ये क्या है? ये है तापांतर। ये क्या है? तापांतर। ये एक दिन का निकाल रहे हैं तो इसे अपन कहेंगे दैनिक तापांतर। और जब एक वर्ष का निकालेंगे, भाई हर महीने का मासिक तापांतर होगा, उसके एवरेज से जो वर्ष का निकालेंगे उसे साथियों कहा जाएगा वार्षिक तापांतर। अब प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान के किस भाग में तापांतर की अधिकता पाई जाती है? राजस्थान के किस भाग में तापमान की अधिकता पाई जाती है? तो साथियों याद रखना, तापमान की अधिकता भी पश्चिमी राजस्थान में है और तापांतर की अधिकता भी कहां पे है? पश्चिमी राजस्थान में है। दक्षिणी राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं है? इन सभी कारक को उल्टा करो। दक्षिणी राजस्थान में रेतीली मिट्टी है? नहीं है। दक्षिणी राजस्थान है, वहां तो पहाड़ है, पठार है। दक्षिणी राजस्थान में अत्यल्प वनस्पति है? नहीं, यहाँ तो ज्यादा वनस्पति है। दक्षिणी राजस्थान में शुष्क वायु है, जब वनस्पति ज्यादा है तो वायु यहाँ की आर्द्र है। दक्षिणी राजस्थान में क्या मेघ मुक्त है? क्या बादल नहीं है? बादल हैं, क्योंकि जब आर्द्रता वायुमंडल में होगी तो वहां बादल भी होंगे। और यही वजह है कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर तापांतर कम पाया जाता है, दक्षिणी राजस्थान के अंदर तापमान कम पाया जाता है, जबकि उत्तरी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में भले मर्जी। अब कई बार क्या है कि लॉजिकल प्रश्न पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा के पास तापमान ज्यादा होना चाहिए, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ यहां ज्यादा होना चाहिए तापमान, जैसलमेर में, गंगानगर में, चूरू में, बीकानेर में, जोधपुर, बाड़मेर में क्यों है? वजह आपको बता दी, इसलिए क्योंकि तापमान को, जलवायु को एक ही कारक प्रभावित नहीं करता, बहुत से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। अकेला अक्षांश प्रभावित नहीं करता, और भी तो कारक है ना। यहाँ रेतीली मिट्टी है, वनस्पति की कमी है, यहाँ पे मेघ मुक्त आकाश है, यहाँ शुष्क वायु है, ये कारक है जो प्रभावित कर रहे हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या है? तापमान की अधिकता, ठीक है, तापांतर समझ लिए। अब प्रश्न क्या समझें? अब इस ग्रीष्म ऋतु में यहां जब तापमान की बात कर ली, तापांतर की बात कर ली, तो यहां प्रश्न बन रहा है कि सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? अगर आपसे ये पूछा जाता है साथियों कि सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, तो आपका उत्तर आएगा प्यारे साथियों चूरू। और साथ में मैं यहां एक बात और कर लूं, सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो भी आपका उत्तर आएगा चूरू। ऐसा क्यों है? क्योंकि रेतीली मिट्टी है, उसके अंदर कणों में स्पेस बहुत ज्यादा रहता है। एक तो आप काली चिकनी मिट्टी देखते हैं, जब चिकनी मिट्टी देखते हैं और रेतीली मिट्टी देखते हैं, दोनों की स्टडी कीजिए, थोड़ा आराम से तसल्लीवश अपने माइंड को सेट करें। और अगर आपने देखा है तो एक बार आप माइंड को सेट करके कल्पना करें, रेत के अंदर आप पानी डाल देते हैं, ये पानी शीघ्र ही नीचे चला जाता है, जबकि चिकनी मिट्टी में आप पानी डालते हैं, ये पानी शीघ्र नीचे नहीं जाता है। आखिर क्या वजह है? रेतीली मिट्टी में पानी नीचे चला गया, क्यों चला गया? क्योंकि ये मोटे कण हैं इसके। कैसे कण हैं? मोटे कण हैं, और उन मोटे कणों की वजह से पानी किधर चला गया? पानी नीचे चला गया। जब पानी नीचे चला गया मोटे कणों की वजह से, तो यहां पानी नीचे चला गया,
ठीक बात है। और जब ये पानी वापस निकलेगा, यानी मिट्टी को अपन ने गीला कर दिया, लेकिन जब जैसे ही ये वाष्पीकरण होगा तो ये पानी जल्दी से ऊपर भी उठ जाएगा। यानी क्या रेतीली मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रह सकती है? नहीं बनी रह सकती। जबकि चिकनी मिट्टी में पानी देर से ही जाएगा और देर से ही वापस आएगा, देर से ही वापस आएगा। इसका मतलब यहां नमी बनी रह सकती। जैसे ये नमी पे लागू होता है प्यारे साथियों, वैसे ये टेम्परेचर पे भी लागू होता है। रेतीली मिट्टी शीघ्र गर्म हो जाती है, शीघ्र ठंडी हो जाती है। जब बात सर्दियों की करेंगे तो सबसे ठंडा जिला चूरू बन जाएगा, गर्मियों की करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? गर्म जिला चूरू। ठीक बात। अब बात आती है साथियों कि सबसे गर्म जिला ठंडा जिला हो गया। अब बात करें अपन कि तापांतर। तापांतर में दो प्रश्न बने। एरिया पूछा जाता है कि तापांतर की अधिकता कहां पे है। अपना उत्तर आ जाएगा प्यारे साथियों, पश्चिमी राजस्थान। ठीक बात है। लेकिन आपसे यह पूछा जाए कि दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा कहां है, यानी सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जो जिला है साथियों वो कौन सा है, तो आप लोगों का उत्तर आ जाएगा सर्वाधिक जो दैनिक तापांतर है वो कहां पाया जाता है, वो जैसलमेर में। जबकि बात करें अपन कि न्यूनतम दैनिक तापांतर कहां पे है, तो न्यूनतम जो दैनिक तापांतर है तो वो साथियों डूंगरपुर के अंदर। न्यूनतम दैनिक तापांतर कहां पे है? डूंगरपुर के अंदर है। अब साथियों बात करें वार्षिक तापांतर। प्रश्न यूं बन जाए कि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, अगर एक वर्ष का एवरेज निकालते हैं तो सर्वाधिक जो वार्षिक तापांतर है वो चूरू में पाया जाता है। जबकि बात करें पर न्यूनतम वार्षिक तापांतर ये कहां पाया जाता है? न्यूनतम जो वार्षिक तापांतर है ये पाया जाता है आपका कहां पे? डूंगरपुर में। यानी डूंगरपुर में सर्वाधिक तापांतर और न्यूनतम दोनों के अंदर ही न्यूनतम जो तापांतर है वो कहां पाया जाएगा? चाहे दैनिक तापांतर की बात कर लेंगे और चाहे वार्षिक तापांतर की बात कर लेंगे, डूंगरपुर जिले के अंदर न्यूनतम तापांतर पाया जाता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। आगे चलते हैं फिर अपन। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने, चलते हैं। अब ग्रीष्म ऋतु में और क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में अपने यहाँ पे आंधियां चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में अपने यहाँ पे क्या चलती हैं? आंधियां चलती हैं। जरा देखते हैं आंधियों से क्या क्या प्रश्न अपन बना लेंगे, जरा गौर करें मेरी बात। ग्रीष्म ऋतु में अपने यहाँ पे क्या चलेंगी? आंधियां चलेंगी। आंधी आवे, सूटो आवे, खूब देर था जाओ। अब ये अपना राजस्थान है, तो ये अपना प्यारा सा ये आउटलाइन बना रहा हूं भाई मैं ना। अब ये अपना राजस्थान, आंधियां आती है, ठीक बात आती है। आंधियां ज्यादा वहीं आएंगी जहां पे न्यून वायु दाब के क्षेत्र बने। कैसे? मैंने आपको यूं कहा साथियों, ये कोई एरिया है। एक बात बताई थी भी मैंने, पवन ये हमेशा किधर से किधर चलती हैं? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब। ठीक है। अब मैं आपको यूं कहूं कि यहां तो उच्च वायु दाब है, उच्च उच्च उच्च, इधर न्यून। हवा किधर झपटे मारेगी जी ज्यादा? उच्च से न्यून की ओर जाएगी ना, उच्च से न्यून की ओर जाएगी। और उच्च से न्यून की ओर जाएगी तो वहां क्या है? वो अचानक से जाएगी तो आंधी का रूप ले लेगी, तूफान का रूप ले लेगी। और ये जो आंधियां चलेंगी अपने, इन आंधियों में सबसे कम आंधियां ये चलती हैं झालावाड़। औसतन 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन। हालांकि कोटा में 5 दिन चलती हैं, चित्तौड़गढ़ में 4 दिन चलती हैं, अजमेर के अंदर 5 दिन चलती हैं, जयपुर के अंदर 6-7 दिन चलती हैं। लेकिन अपन एक सीरीज बना लें। 3 दिन कहां चली? 3 दिन चली झालावाड़। ठीक बात। जैसे ही साथियों आगे 5 से 6 दिन कहां चलती हैं? अजमेर। 5 से 6 दिन कहां चलती हैं? अजमेर। फिर साथियों 8 से 9 दिन ये कहां चलती हैं? जोधपुर में। और 18 दिन लगभग ये कहां चलती हैं? बीकानेर। 24 दिन लगभग
ये कहां चलती हैं? हनुमानगढ़ में। और 27 दिन लगभग ये कहां चलती हैं? आपके अपने श्री गंगानगर। अब प्रश्न क्या बनने जा रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहां चलती हैं? तो प्यारे साथियों, यहां उत्तर मिलेगा आपको कि सर्वाधिक जो आंधियां हैं वो चलती हैं झालावाड़ में या श्री गंगानगर। तो सबसे ज्यादा दिन आपको कहां दिखाई दे रहे हैं? झालावाड़ में तो 3 दिन है, यहां कितने दिन? 27 दिन। तो सर्वाधिक आंधियां कहां चलती हैं? श्री गंगानगर में। जबकि सबसे कम आंधियों वाला जो जिला है वो कौन सा है? सबसे कम आंधियों के दिनों की संख्या, सबसे कम आंधियों वाला जो जिला है वो प्यारे साथियों झालावाड़। अब यहां से एक प्रश्न बनेगा, क्या गौर करना बात के ऊपर, डायरेक्शन से प्रश्न बनाया जा सकता है। हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, ये महत्वपूर्ण नहीं है बिल्कुल भी, कितनी देर पढ़ें बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं। हम जो पढ़ें क्या वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, क्या उसमें से प्रश्न बनने के चांस हैं? हाँ है, गौर करें बात पे, ध्यान देंगे मेरी बात पे। अब ये जो डायरेक्शन बन रहा है, इस डायरेक्शन को आप यूं समझें, ये वाली दिशा दक्षिण, ये वाली पूर्व, तो ये वाली दिशा कौन सी होगी जी? दक्षिण पूर्व। ये वाली दिशा उत्तर, ये वाली दिशा पश्चिम, तो ये वाली दिशा कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। यानी यहां से मैं एक लाइन सीधी सी लिख सकता हूं, राजस्थान में आंधियों के दिनों की संख्या, गौर करना मेरी बात पे, 2 प्रश्न बनाऊंगा। आंधियों के दिनों की संख्या, आंधियों के दिनों की संख्या। अब एक पहला तो है घटती है, किशोर से किशोर, दूसरा है बढ़ती है, किशोर से किशोर। घटती है, घटती है किशोर से किशोर, उत्तर पश्चिम से किधर घट रही है? दक्षिण पूर्व की घट रही है ना, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की। जबकि बढ़ रही किधर से किधर? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब गौर करना बात पे, सबसे पहले आंधियों की शुरुआत किधर होती है? दक्षिण पूर्व के अंदर। तो प्रश्न बनेगा आंधियों की दिशा किधर से किधर बढ़ती है? आंधियों की दिशा, यानी पहले शुरुआत कहां से हुई? मैं वर्ष बात दिनों की नहीं कर रहा कि आंधियां ज्यादा कहां आती है, मैं इस पे चर्चा नहीं कर रहा। मैं यहां चर्चा करना चाह रहा हूं कि आंधियों की शुरुआत कहां से हो रही है? आंधियों की शुरुआत हो रही है झालावाड़ से, यानी आंधियों की दिशा बढ़ रही है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। जबकि दिनों की संख्या भी किधर से किधर बढ़ रही है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। तो दोनों प्रश्न आ सकते हैं दोनों लैंग्वेज में। बात यहां समझने की है, दिशा भी इधर ही बढ़ रही है, दिनों की संख्या भी इधर ही बढ़ रही है। अब यहां मेरी बात को सुने, ये तो थी आंधियां, लेकिन इन्हीं आंधियों को इधर जयपुर वगैरह वाले क्षेत्र में जब थोड़ी सी कांतरता इनमें शामिल होती है तो इन्हें क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? इन्हें कहा जाता है वज्र तूफान। और वज्र तूफान जयपुर के अंदर है, झालावाड़ के अंदर है, इधर ज्यादा। गौर करें मेरी बात के ऊपर। प्रश्न बनेगा कि इन आंधियों को, क्या बनेगा प्रश्न? इन आंधियों को दक्षिण पूर्वी और पूर्वी भाग में क्या कहा जाता है? तो मैं यहां मिटा दूं थोड़ा सा। इन आंधियों को दक्षिण पूर्वी और पूर्वी भाग में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वज्र तूफान। ठीक बात है जी। वज्र तूफान किधर आते हैं ज्यादा? दक्षिण पूर्वी व पूर्वी भाग। सर्वाधिक वज्र तूफान कहां आते हैं जी? झालावाड़ एवं जयपुर। ठीक बात है, ये तो है सर्वाधिक। अब बात करें न्यूनतम की। न्यूनतम कहां आते हैं जी? बाड़मेर और बीकानेर। सर्वाधिक वज्र तूफान कहां आते हैं? तो अपना उत्तर आएगा सर्वाधिक वज्र तूफान आते हैं अपने झालावाड़ और जयपुर में, और कम वज्र तूफान कहां आते हैं? बाड़मेर और बीकानेर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका। अब आगे बात करते हैं।
ले लिया होगा सही, फटाक से ले लो। चले आगे, चलते हैं। अब चले अपन आगे। देखो एक विशेष प्रश्न है कि अपने ग्रीष्म ऋतु में एक गरम गरम हवा चलती है और हवा को क्या कहते हैं जी? लू कहते हैं। लू बोला नहीं आप, गरम गरम। लेकिन एक बात मेरे समझ को नहीं है, मैं कई बार पूछूं कि अपना गर्मी में लू चाले जना भी कहानी बढ़े और सर्दी में शीतलहर चाले जना भी अपन कानना कोई जाप तो करा। एक के वजह है बता सको गए थे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जो कैसे क्या है की वजह है ना। कोई चैलेंज पर्सन है, चैलेंज दूसरे दूंगा लास्ट में। अब बात करें अपन लू, यानी लू क्या है? लू अपने राजस्थान में चलने वाली गरम गरम और धूल भरी हवा। ठीक बात है गुरु जी। कब चलती हैं? गर्मी में चलती हैं। ठीक बात है। लेकिन जेठ का महीना में, जेठ भी महीनो है, जेठ महीनो है, बड्डो महीनो है, जेठ का महीना में गरम गरम हवा चले बिन के बोला तवा। वो के नाम है? ये तो पहली बार सुने, पहली बार सुने। बाई चांस, नो चांस नहीं आएगा ऐसा प्रश्न, लेकिन बाई चांस आ जाता तो अपन तैयार है। तब वो बोले, तब वो जेठ का महीना में चल वाले वन के बोला तब वो। ठीक बात है। और पोक का महीना में, पोस को जो महीना बूढ़िया क्या करता बोलो पोर खाल की खो। पो महीना यानी पोर खाल की खो, यानी पो का महीना सर्दी बहुत ज्यादा, सीढ़ी बहुत चाल। आप देसी भाषा में सीढ़ी चल रही भैया, तो ठंडी ठंडी हवा चाले जोरदार। तो वह सीढ़ी है जिसकी को नाम है, वो कौन सा में नाम है? वह को नाम सीढ़ी पो का में। सीढ़ी पो में बोले, जेठ में तब वो बोले, लू गरम हवा जान। अब आ जाओ दिशा के अकॉर्डिंग हवा। वो डायग्राम वो केवल ही वास्ते बढ़े कि दिशा। आ कौन सी दिशा है जी? उत्तर। उत्तर से चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? दराऊ कहते हैं। दराऊ। दक्षिण से चलने वाला के बोले दक्षिणी पवन। गुड़िया कहता उत्तरार्ध और दिखणार्ध। तो वो उत्तरार्ध है, आ उत्तरार्धी पवन है, और आ कौन सी दिखणार्धी? वो नाम याद रखना, दराऊ। ठीक बात। एक और हवा कई बार शाय शाय तेज गति में चालन है, बिन बोले अरडाव। क्या बोले? अरडाव। अरडाव के है? आ तेज गति में चाल वाली पवन है। अरडाव के है? तेज गति से चलने वाली जो पवन है वो अरडाव। अब देखो पूर्व का नहीं दिन उगे अगुणी, और पश्चिम का दिन छिपे आंख है जना आंखुनी, और पूर्व वाले पूर्वैया भी बोले, पूर्वैया भी बोले, इन पश्चिमी पवन भी बोले। पूर्व से आगे पूर्वैया भैया। आ याद रखोगा उत्तर पूर्व में संजेरी, उत्तर पूर्व में संजेड़ी है, उत्तर पूर्व में संजेरी है, और उत्तर पश्चिम में कौन सी है? सूर्या। जबकि दक्षिण पूर्व का मायने सॉरी दक्षिण पश्चिम में सौंदर्य और दक्षिण पूर्व में चील। बाई चांस आ जाए तो एक बार कोई स्क्रीनशॉट ले लो थे। ए बात क्या कि अपनी हवा का नाम की गर्मियां में चाले, ठीक बात है, सर्दियां में चाले, देख लीजिए। अब एक और आप बुगलियो, बबुलियो। ओके भाई कया को भेम है ओ मैं बैठूं क्यों? बोलो बुगलियो है, बुगलियो के है? बुगलियो आगे चप्पल दिखा दे, बुगलियो चलो जाओ। तो भाई जी चप्पल दिखाया बुगलियो दरी बन जाए। बुगलियो तो आपका हिसाब सुन जा है कि बुगलियो देखो, यानी मैं इतने लिख दूं बबुलियो, या यहां में लिख दूं बबुलिया। ये क्या है? ये स्थानीय चक्रवात। क्या है? स्थानीय चक्रवात, जो लगभग कहां पे बनते हैं? मरुस्थल में। ठीक बात। अब कैसे बनते हैं? मान लेते हैं ये अपना राजस्थान का पश्चिमी भाग। मैंने यहां दो बातें बताई थी आपको। यहां पे तापमान बहुत ज्यादा 50-55 डिग्री, तो यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा? लो, न्यून दाब। अब हो सकता है कि इस वाले भाग में थोड़ी बहुत वनस्पति है, अपेक्षाकृत तापमान क्या है? कम है। कम है तो यहां वायु दाब क्या हो गया? उच्च। उच्च दाब, उच्च दाब, उच्च दाब, उच्च दाब। यानी जब केंद्र में, कहां पे? केंद्र में कैसा वायु दाब बन जाए? केंद्र में बन जाए न्यून वायु दाब, और चारों तरफ कैसा वायु दाब बन जाए? उच्च वायु दाब।
और अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि हवा हमेशा किधर से किधर चलती है, हवा हमेशा उच्च वायु दाब से, और चारों तरफ की हवा आकर के और इसके ऊपर दबाव डालेगी। जब चारों तरफ की हवा आकर के दबाव डालेगी तो केंद्र के अंदर ये जो न्यून दाब है यहां से चक्र बनेगा। चक्र बनेगा, चक्र किसका? वात का, बोले तो वायु का। और चक्र जो वात का बन जाएगा, चक्र जो वायु का बन जाएगा, उस चक्र को अपन क्या कहेंगे? चक्रवात। तो जब जब केंद्र में न्यून वायु दाब बनेंगे तब तब क्या होगा? वायु का चक्र बनेगा और उसे क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। और वहां उस वायु के साथ साथ मरुस्थल के अंदर मिट्टी का गुबार उठेगा और वो यूं चक्कर लगाता 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 दूर तक जाएगा। और आपा क्या कहता? चप्पल दिखा, दूर चले जाओ। चप्पल दिखाए दूर को नहीं बुगड़ो, बुगड़े तो न्यून वायु दाब को केंद्र अटेंड दूर से, कई बार बुगड़े दूर तक भी चले जाए तो बुगड़े बुगड़े के वो एक चक्रवात है जो अपना पश्चिमी राजस्थान में देखने मिला है। एक ग्रीष्म ऋतु की बात है, काल का लेसन में आप वर्षा ऋतु की, शीत ऋतु की बात कराना, क्या मानसून आवे है, क्या सिकल लेनो लानिनो है, क्या पश्चिमी विक्षोभ आवे, के मानसून को आगमन है, के मानसून को निवर्तन है, मानसून को प्रत्यावर्तन है। किसी की बात आप काल की क्लास में करांगा। आज की क्लास में तो ये। अब चैलेंज क्वेश्चन सुनो, मैं दो चैलेंज क्वेश्चन ले उठा रखा तेरे। एक तो प्रश्न वो बताना है सना, पहले आपको बता देगा, वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे अधिक किस जिले में है और वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे कम किस जिले में? वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे अधिक किस जिले में, सबसे कम किस जिले में? पहला प्रश्न। दूसरा है राजस्थान की राजस्थान के सबसे निकट समुद्री भाग कौन सा है? ये दो चैलेंज प्रश्न है और एक चैलेंज प्रश्न हो रहे, तीन ही दे दी। 998 मिलीबार वायु दाब रेखा राजस्थान में किस माह में पाई जाती है? जुलाई में पाई जाती है या जनवरी में? 1 2 3 चैलेंज क्वेश्चन है, तीनों का जवाब सबसे पहले कमेंट में कौन करे वो ही बन जाओगे विजेता। और आज की क्लास आती है, फटाफट शेयर कर दो, कमेंट किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो। और जखा अपने चैनल पर नया मेहमान जुड़े है, जितना भी नया मेहमान जुड़े है, ये नया मेहमान चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को बटन दबा दो। आज रातान अपनो टारगेट है कि 800 प्लस अपना सब्सक्राइब है ये उजावे और एवरी परिवार बढ़तो रहे, और सारा का सहयोग बढ़ो। ल्या विदा आज के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिला नई क्लास में।